नमस्कार, हिमाचल खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के 77वें जन्मदिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। एसएफआई ने प्रदेश विश्वविद्यालय व सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रही भर्तियों पर उठाए सवाल। शिमला में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। कोविड वैक्सीनेशन अभियान को और गति देने के लिए जिला सोलन में 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव होगा आयोजित। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नवरात्र मेलों के चलते उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजू बिंदल ने जिला मुख्यालय नाहन के सर्किट हाउस में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान पेयजल समस्या को लेकर कई लोगों ने विधायक से मुलाकात की और उन्हें समस्या के बारे में अवगत करवाया। डॉक्टर राजू बिंदल ने कहा कि आगामी गर्मियों के दृष्टिगत पेयजल किल्लत की संभावना को देखते हुए जल शक्ति विभाग को समय रहते आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में पेयजल किल्लत की संभावना हो सकती है वहां पर अधिकारी योजना का निरीक्षण करेंगे और समय रहते योजना को दुरुस्त करेंगे। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति को गर्मियों में भी सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत 13 अप्रैल को जल शक्ति अधिकारियों की बैठक नाहन में रखी गई है। गर्मियों का मौसम प्रारंभ हुआ है। इस बार विंटर रेन्स बहुत कम हुई है। पानी का जल स्तर घटा है। अनेक सोर्सेज जहाँ से पानी हम लोग वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर लेते हैं उनमें भारी कटौती हुई है। उस दृष्टि से अनेक स्थानों के ऊपर पेयजल की समस्या और बढ़ रही है। उसको लेकर के हम लगातार अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। आने वाले समय में और सबको पूरी तरह से पीने का पानी पूरी गर्मियों में मिलता रहे, इसके लिए हमको काफ़ी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। अभी भी जो डेपुटेशन आया है वो भी पानी की समस्या को लेकर के आया है और हम पूर्ण प्रयास में लगे हैं कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हम लोग मिल कर के इसके प्रति गंभीरता से लगेंगे और समाधान करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला सब्जी मंडी स्थित दुकानों के जीर्णोद्धार का कार्य अधर में लटक गया है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम द्वारा करवाए जा रहे कार्यों को लेकर न्यायालय में अपील दायर की थी। न्यायालय के आदेशों के बाद दुकानों के जीर्णोद्धार कार्य पर रोक लगा दी गई है। वहीं कार्य में हो रही देरी के लिए दुकानदारों ने नगर निगम को जिम्मेवार ठहराया है। अपनी दुकानों के जीर्णोद्धार कार्य के जल्द से जल्द पूरा होने की आस लगाए बैठे दुकानदार कार्य को लटकता देख खासे परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि निगम की लेट लतीफी की वजह से कार्य अधर में लटक गया है, जिस वजह से अब दुकानदार इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। वहीं इस पूरे कार्य पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले स्थानीय दुकानदार ने निगम द्वारा करवाए जा रहे जीर्णोद्धार के कार्य को अवैध करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए ना तो निगम ने कोई मास्टर प्लान तैयार किया है और ना ही इस कार्य का नक्शा पास किया गया है। काम तो यहाँ हो नहीं रहा जी। इसके लिए हमने प्रशासन से अनुरोध किया था कि कर दे, कि हमें बैठने की जगह दी जाए ताकि हम रोजगार कर सकें, और जहाँ हमें जगह दे रखी वहाँ तो काम चलता नहीं है। तो क्या मांगे प्रशासन? सर, प्रशासन से ये मांगे कि ये दुकानें हमारी बनाई जाए जल्द से जल्द और हमारे को अलॉट की जाए। दुकानें यहाँ बन रही थी, बढ़िया सड़क वगैरह चौड़ी हो रही थी और जो पुरानी दुकानें थी वो जर्जर हालत में थी, ऊपर से पानी वगैरह आता था। तो ये दुकानें बढ़िया बन रही थी। अब कुछ दिनों से काम रुका हुआ है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन? हम चाहते हैं ये दुकानें जल्दी से जल्दी बने और हमें पोजीशन मिले, हम अपना कारोबार करें। ना तो इनका कोई मास्टर प्लान बना है अभी तक, ना किसी डिपार्टमेंट की इनके पास एनओसीज है। तो हाई कोर्ट ने भी इनको जो ऑर्डर दिया था
हाई कोर्ट ने भी इनको ये कहा है कि ठीक है, जो एमसी के बाईलॉज है आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन बाईलॉज के हिसाब से इनके कुछ भी नहीं है, ना इनके मास्टर प्लान है, ना मैप अप्रूवल है, ना कोई एनओसी है। ये हमारे पास आरटीआई है पड़ी हुई, जिसमें साफ लिखते हैं कि हमारे पास कोई एनओसी नहीं है, हमने किसी डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं ली है, कोई मास्टर प्लान नहीं बना हुआ है, ओल्ड लाइन पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जो कोर एरिया है ओल्ड लाइन पे काम हो इसमें। जैसे ओल्ड लाइन पे हम तो चाहते हैं स्मार्ट सिटी बने, लेकिन ओल्ड लाइन पे। हमने नवंबर के एंड में यहाँ से दुकानें खाली कर दी थी, तो हमको कहा गया है कि आपको 1 या 2 महीने के अंदर दुकानें वापस दी जाएगी। तो अब आज अप्रैल 10 हो गई है, अभी तक हमारी दुकानें कोई नहीं मिली है। 24 दुकानें तैयार हैं, पर अभी तक हमको दुकानें अलॉट नहीं की गई। काम अभी अधूरा पड़ा है, काम कोई नहीं चल रहा है। वहीं निगम आयुक्त ने इस कार्य में हो रही देरी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही सारा कार्य करवाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एमसी की दुकानें रेनोवेट की जा रही हैं, वो कार्य चल रहा है और वो एक माननीय उच्च न्यायालय में भी केस है, तो उसके आधार पे देखते हुए उसमें कार्य हो रहा है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लंबे अरसे से अपनी दुकानों के जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने का सपना देख रहे स्थानीय दुकानदारों का इंतजार और बढ़ गया है। कोरोना ने एक बार फिर पहाड़ों की रानी शिमला के पर्यटन कारोबारियों के माथे पर चिंताओं की लकीरें बढ़ा दी हैं। शहर के अधिकतर होटल खाली पड़े हैं। सैलानियों की आमद कम होने से शहर के पर्यटन कारोबारी चिंता में है। शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि पर्यटन कारोबार पर एक बार फिर कोरोना की मार पड़ रही है। शहर के होटल खाली हैं। पर्यटन कारोबारियों को रोजी रोटी की चिंता सता रही है। उन्होंने सरकार से पर्यटन कारोबारियों को टैक्स में राहत देने की मांग की है। इसके अलावा संजय सूद ने पर्यटन कारोबार से जुड़े सभी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी मांग की है। अभी पिकअप हो ही रहा था हमारे बिजनेस, खासकर शिमला में। अब जो इतने केसेस हर जगह जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी कैंसिलेशंस आने लग गई है। अभी भी हम देख रहे हैं कि इस वीकेंड और लास्ट वीकेंड में काफ़ी रश कम हो गया है और कैंसिलेशंस की वजह से काफ़ी नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। सरकार से तो हमें यही उम्मीद पहले भी थी और अभी भी है कि जो हमको ये जो गार्बेज टैक्स है, पानी का है, बिजली का है, पहले भी उन्होंने कुछ हमारे लिए कुछ किया नहीं, ना माफ़ किया। हम अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें, ताकि ये जो बर्डन है टैक्सेस का और ये जो गार्बेज वगैरह का, ये अननेसेसरी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। क्योंकि हम स्टाफ का देखभाल करें, क्योंकि बिज़नेस तो अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि इतना भी ऊपर आएगा, जिसकी वजह से जो कैंसिलेशन ज़रा आ रही है, कोरोना के से जा रहे हैं। तो ये एक बहुत संकट की घड़ी है हमारे लिए और इससे उभरना बड़ा मुश्किल रहेगा अगर सरकार हमारा साथ नहीं देगी। हिमाचल प्रदेश के फूल उत्पादकों की सुविधा के लिए प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड परवाणु या ऊना में फूल मंडी खोलेगा। इसके अलावा फूलों की स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोर भी बनाया जाएगा। शिमला में आयोजित फूल कारोबारियों और उत्पादकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब अंतिम मंजूरी के लिए कृषि विपणन बोर्ड की बैठक में यह मामला उठाया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने कहा कि आगामी बोर्ड की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बजट में आश्वासन दिया है कि हम मंडी खोलेंगे फ्लावर की, तो उसके लिए हमारे बोर्ड ने उसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी 2 मीटिंग हमारे एमडी नरेश ठाकुर जी ग्रोवर एंड आड़तियों के साथ कर चुके हैं और आज हमने फिजिकली मीटिंग यहाँ रखी है। इसमें बहुत से मेरे ग्रोवर किसान भाई यहाँ जो आए हैं, तथा साथ में हमारे जो इस प्रदेश से बाहर जाकर जो हमारे ट्रेडर हैं, आड़ती हैं, वो भी इसमें आए हैं। तो इनके सबके हमने सुझाव दिए हैं और जो सुझाव आज हमारे पास आए हैं, हमको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में फूलों की अपनी मंडी स्थापित होनी चाहिए। ये निर्णय आज हम इस
बैठक में हमने लिया है कि हम इस मंडी को स्थापित करेंगे। 2 जगह मेरे किसान भाइयों ने और जो मेरे आड़ती लोग हैं उन्होंने हमको सुझाव दिए हैं कि या तो ये परवाणू में बने या फिर हमारा जो ऊना है, 2 स्थानों की हमारे पास लोगों की तरफ से ये सुझाव आए हैं। इसके ऊपर हमारा बोर्ड बैठेगा, विचार करेगा और हम ये निश्चित है कि इस साल जो 21-22 का जो हमारा वर्ष है इसमें हम मंडी शुरू करेंगे और मैं समझता हूँ उससे बहुत बड़ा फायदा हमारे किसान भाइयों को जो हिमाचल प्रदेश में फूल पैदा करते हैं उनको मिलेगा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नवरात्र मेलों के चलते उपायुक्त रोहित जम्वाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधीश रोहित जम्वाल ने बताया कि चैत्र नवरात्रों के दौरान SOP का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि बिना मास्क मंदिर में प्रवेश करने वालों का चालान काटा जाएगा। मंदिर में प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। पूजा पाठ और हवन यज्ञ की भी मनाही रहेगी। नवरात्र मेलों के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पैकिंग फूड की व्यवस्था की जाएगी। रोहित जम्वाल ने अपील करते हुए कहा कि सभी श्रद्धालु कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करें। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नवरात्रों के दृष्टिगत जिलाधीश बिलासपुर ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधीश बिलासपुर ने कहा कि चैत्र नवरात्रों के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई SOP का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मंदिर में प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। पूजा पाठ और हवन यज्ञ की भी मनाही रहेगी। नवरात्र मेलों के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पैकिंग फूड की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश बिलासपुर ने बताया कि नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने के पानी और सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था की गई है। मंदिर न्यास का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शनों में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपील की है कि श्रद्धालु भी कोविड-19 महामारी के इस दौर में नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसमें सबसे प्रथम तो यही है कि श्रद्धालु बिना भीड़ भाड़ के जल्दी से दर्शन करके और वापस स्वस्थ बिना संक्रमित हुए जाएं, इसके लिए यहाँ पे विशेष पुलिस बल जो है तैनात रहेगा और लंगर वगैरह व्यवस्था या और हवन वगैरह की इस दौरान जो है ये प्रतिबंधित रहेंगे, क्योंकि उससे फिर जमावड़ा एक जगह लगता है और स्मूथ जो फ्लो है श्रद्धालुओं की लाइनों का उसमें थोड़ा सा व्यवधान आता है। तो इस दौरान ये थोड़ा बंद रखने का निर्णय किया गया है और बाकी पानी की व्यवस्था और थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह पैक फूड की व्यवस्था उसको करने के लिए मंदिर प्रशासन जो है प्रयासरत है ताकि श्रद्धालुओं को जो है किसी प्रकार की दिक्कत न आए। जिला ऊना के थाना गगरेट के तहत गांव जाडला में हुई युवती की निर्मम हत्या मामले को लेकर महिला कांग्रेस ने शिमला में कैंडल मार्च निकालकर ईश्वर से युवती की आत्मा को शांति मिल सके ऐसी प्रार्थना की। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आए दिन प्रदेश में इस तरह के जघन्य अपराध घटित हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुपचाप खड़ी है। जैनब चंदेल ने मांग की है कि इस मामले में जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाए, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले कोई भी व्यक्ति 100 बार सोचे। एक हमारी नवयुवती जो बहुत ही होनहार थी, जिसका बहुत ही सुनहरा भविष्य था, उसकी निर्मम हत्या की गई है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और हमारी सरकार से मांग रहेगी कि जिस तरह से ऊना में कानून और व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है, उस पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ पर 3-4 तो गोली कांड हुए हैं और उसके बाद ये बेटी का निर्मम हत्या की गई। और दुख की बात ये है कि 4 दिन के बाद उस बेटी का शव उस आश्रम के पिछवाड़े से गाड़ा हुआ था, वहाँ से बरामद किया गया। तो हमें ये लगता है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था जो है वो बुरी तरह से चरमरा गई है और सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है
और हमारी मांग रहेगी कि कब तक भारतवर्ष की बेटियां, हिमाचल की बेटियां इस तरह से अपनी जान गंवाती रहेंगी बिना किसी कारण। ये गुड़िया 2 हो गया है एक तरीके से। तो इस तरह की जो निर्मम हत्या हुई है, हम मांग करते हैं कि जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि जनता में भी एक संदेश जाए कि जो इस तरह के काम करते हैं वो बच ना पाए। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में मूलभूत सुविधाएं देने और प्रशासनिक अनियमितताओं को सुधारने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पिछले कई दिनों से चल रही क्रमिक भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से मिले थे और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा था, जहां शिक्षा मंत्री ने सभी औपचारिकताओं को 3 महीने के अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया, जिस पर उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति सीयू के धौलाधार परिसर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने क्रमिक अनशन पर बैठे परिषद कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि यदि 3 महीने बाद भी स्थायी परिसर निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद एक बार फिर उग्र आंदोलन करेगी। विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर 8 अप्रैल को विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में जाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मिलता है और केंद्रीय विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं को विस्तार से उनके समक्ष रखता है। विद्यार्थी परिषद ने पिछले 44 दिनों से धर्मशाला के अंदर हमारे कार्यकर्ता और यहाँ के छात्र भूखे प्यासे रहकर अपनी छात्र हितों की लड़ाई को लड़ रहे थे, वो विषय भी हमने वहाँ पर रखा और केंद्रीय मंत्री द्वारा विद्यार्थी परिषद की सभी मांगों को जायज़ मानते हुए और सभी एक बड़ी विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने हमारे को एक आश्वासन दिया है कि 3 माह के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा और मैं स्वयं आकर दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करूंगा। ऐसा विश्वास केंद्रीय मंत्री द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को दिया गया है और विद्यार्थी परिषद उम्मीद करती है कि आने वाले समय में इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर को चल रही इस लड़ाई को पूर्ण विराम लगेगा और शीघ्र केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना एक स्थायी परिसर मिलेगा, ऐसी उम्मीद विद्यार्थी परिषद करती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? अभी विद्यार्थी परिषद का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद ने मात्र अपने आंदोलन को स्थगित किया है। जो समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने का एक कदम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो एक विश्वास हमारे को दिलाया है, वो समय उन्होंने हमारे से मांगा है, वो समय विद्यार्थी परिषद ने उनको दिया है। तो अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, कोई इस बात को खत्म हुआ ना समझे, ये स्थगित हुआ है और आने वाले समय में यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो हमारा आंदोलन आने वाले समय में बड़ा रूप लेगा। लेकिन जब तक यहाँ इस चीज को स्थायी समाधान नहीं मिलता, हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। कोविड वैक्सीनेशन अभियान को और गति देने के लिए जिला सोलन में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव आयोजित किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस टीकाकरण उत्सव में 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के बाद मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जिला के 100 वैक्सीन सेंटरों पर प्रतिदिन 10,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में उन्होंने जिला वासियों से आग्रह किया है कि कोविड वैक्सीनेशन का टीका जरूर लगाएं और कोविड की इस लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करें। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। वह 45 वर्ष से अधिक के सभी लोग इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। उन्होंने बताया कि जिला में 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण महोत्सव के दौरान 100 टीकाकरण केंद्रों में यह वैक्सीन लगाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि अब कोरोना बिना लक्षणों के लोगों पर अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि बिना मास्क कोई न घूमे व कोविड नियमों का सभी सख्ती से पालन करें। उन्होंने बताया कि प्रशासन नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान भी कर रहा है व बीते 2 माह में 1600 चालान कर 15 लाख जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कोविड-19 की इस लड़ाई में जनता से भी सहयोग की अपील की है। 45 प्लस के लोग हैं जो अभी हमारा टीका महोत्सव परसों से शुरू है। हमारे 100 वैक्सीनेशन साइट पूरे जिले में है। सभी लोगों से आग्रह है कि वहाँ पे नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट में जाके अपना टीकाकरण करवाएं। जब ये 45 प्लस के लोग ही पूरे सैचुरेट हो जाएंगे तभी आगे वाले दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। तो मेरा ये है कि एक तो आप खुद ही सुरक्षित रहें
और जल्दी से टीकाकरण लगवाएं ताकि 45 के अलावा जो दूसरा ग्रुप और यंगर ग्रुप का रह जाता है उनकी बारी आएगी। तो इसके कोई बहुत अच्छे परिणाम हैं और आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। टीका लगवाया है वो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क का लगातार प्रयोग जारी रखें। ये देखा गया है कि मास्क के जिन लोगों ने मास्क पहना है वो संक्रमण से बचे हैं। जब भी बाहर आप निकलोगे लगातार मास्क जैसे हमने लगाया है उस ढंग से पूरा नाक से ठोस से कवर रखें तो आप संक्रमण से हमेशा बचे रहेंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते हमीरपुर जिला प्रशासन ने सभी लोगों से और अधिक सतर्क रहने व एहतियात बरतने की अपील की है। जिला उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कहा कि पिछले कुछ समय से जिला में कोविड-19 संक्रमित मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे में इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए और भी ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर अधिक ध्यान देते हुए संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान निर्धारित समयावधि में पूरी करें और निगरानी तंत्र को भी सुदृढ़ करें। उन्होंने सैंपलिंग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विशेष तौर पर बाहरी राज्यों में समूह के तौर पर तीर्थ यात्रा या अन्य कारणों से गए लोगों के वापस लौटने पर उनकी तुरंत सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए। हमीरपुर में जैसा हम सबको पता है कि पिछले कई हफ्तों से जो है केसेस, जो सेकेंड वेव के केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से जो है हमारे ज़िले में आ रहे हैं और इसके चलते हम सभी को बहुत ज़्यादा और जागरूक और सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार जो है विभिन्न विभागों से और हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज, पुलिस, बाकी सभी विभागों के साथ संपर्क में हैं ताकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है कोविड को टैकल करने की वो बिल्कुल तत्परता से जो है वो चलती रहे। और इसी के चलते सबसे ज़रूरी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कि कोई भी अगर पॉजिटिव व्यक्ति का नॉलेज हमें आता है उसी के साथ साथ वो पिछले 4-5 दिनों के अंदर किन लोगों के साथ जो है उन्होंने खाना खाया है, रहे हैं, मिले हैं, इसकी जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि उन सभी लोगों को ट्रेस किया जाए और उनको आइसोलेट करके उनकी टेस्टिंग की जाए ताकि ये जो है इसका चेन जो कोविड का है वो ब्रेक हो सके। हमने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो है पंचायती राज विभाग, जो हमारे विलेज लेवल की आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स की टीम है और साथ साथ में पुलिस विभाग को भी इसमें साथ में सामंजस्य से काम करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं और वो इस बारे में जो है काफ़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। तो हम कई बार जो है हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग कई बार जो खुद पॉजिटिव आए होते हैं वो सही से सूचना नहीं दे पाते या याद नहीं कर पाते या डरते हैं, इसीलिए सही से नाम नहीं बताते उन लोगों का जिनके संपर्क में वो आए हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि इस प्रक्रिया में बिल्कुल झिझक या डर जो है उसको ना रखें। ये आपके और आपके साथी, आपके परिवार और आपके दोस्त जिनसे आप मिलते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उन सभी के भलाई में है कि यदि आपके या उन किसी के और के माध्यम से वो संक्रमित हों तो उनकी जांच जो है समय पे हो जाए ताकि और ये ना बढ़ पाए। और इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए अगर हम अच्छे से इस कार्य को करेंगे तो हम जरूर जो है कोविड के इस चेन को ब्रेक करने में काफी हद तक जो है सक्सेस हासिल कर पाएंगे। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों व उनके तीमारदारों को रक्त की कमी के चलते परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस कमी को कुछ हद तक दूर करने में अपना सहयोग देने के लिए समय समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित कर लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते किकली संस्था द्वारा शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने किया व सभी रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। आशीष कोहली ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि संस्था भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देती रहेगी। किकली संस्था की जो एफर्ट्स हैं ये उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, साथ में इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि इन्होंने ये शिविर, रक्तदान का शिविर आयोजित किया है। किकली संस्था काफ़ी समय से वुमेन के हित के लिए, छोटे बच्चों के लिए हित के लिए जुड़ी हुई है और जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अब एम्फेसिस है प्री प्राइमरी में बच्चों की एजुकेशन के ऊपर और साइंटिफिक स्टडीज़ में भी ये पाया गया है
कि बच्चे का मानसिक विकास 8 वर्ष तक की आयु में ही होता है। तो किकली संस्था इस मानसिक विकास और छोटे बच्चों के लिए एक इन्होंने मैगज़ीन भी निकाल रहे हैं मेरे ख्याल अब भी, और ये बहुत अच्छा कार्य करते रहते हैं इनकी एनजीओ सोशल वर्क के लिए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और मुबारक देना चाहता हूँ। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार व निगम पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक आयोजित हुई, जिसमें एचआरटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर गहन मंथन किया गया। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें समय पर वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले करीब 3 सालों से मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं हुआ है। साथ ही लंबे समय से कर्मचारियों का एरियर भी लंबित पड़ा हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि सेवानिवृत्त के बाद पेंशन और उनको मिलने वाले अन्य वित्तीय लाभ ही उनके जीवन यापन का सहारा होते हैं। ऐसे में सरकार व निगम को चाहिए कि समय पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ दिए जाएं। सरकार से डिमांड करता हूं कि हमें जितनी भी आर्थिक, आजकल महंगाई के समय जो आर्थिक तंगी आती है उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। और मैं आग्रह करता हूं कि जो भी हमारी पेंशन है वो समय समय पर और निर्धारित किया जाए, जबकि हमारे जो वेतन भत्ते हैं वो निर्धारित समय पर नहीं मिलते, ताकि जिससे कि हमारे को बड़ी भारी परेशानी आती है। और हमारे जो मेडिकल बिल है वो भी समय पर नहीं मिलते, जिससे सरकार से प्रार्थना है कि वो भी समय पर दिलवाए जाएं। यूनियन के कार्यकर्ताओं की तरफ से यही कहूँगा कि हमारी जो आर्थिक स्थिति और महंगाई के समय में जो आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है, इसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 2015 से लेके इन एम्प्लॉयज को पूर्ण रूप से डीए का भुगतान नहीं किया गया, जिसका एरियर 5 तकरीबन 5 साल का एरियर लंबित है। सरकार और निगम प्रबंधन से बार बार मांग की जा रही है कि ये एरियर जो है तुरंत भुगतान किया जाए। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी जो है अपने घर में चला जाता है, उसके बाद उसके साथ कई किस्म की जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कहीं बीमारी है, घरेलू परेशानी है, और उसके खर्चे जो है वो बढ़ते हैं, आमदनी सीमित हो जाती है। और 3 साल से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है, वो भी भुगतान किया जाए। और जो भी कहीं करुणामूलक आधार पे आश्रितों ने नौकरी की डिमांड की, उनको यथासंभव नौकरी प्रदान की जाए, ताकि निगम का भी हित बना रहे और निगम में सुचारू रूप से काम चलता रहे। और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी 30 साल की सेवाएं सर निगम को दी हैं, इस वृद्धावस्था में उनका अच्छा समय व्यतीत होता रहे और पेंशन का सरकार स्थायी समाधान करे, ये हमारी मांग है। एसएफआई ने प्रदेश विश्वविद्यालय व सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रही भर्तियों पर सवाल उठाए हैं। एसएफआई ने अयोग्य लोगों को यूजीसी की गाइडलाइंस को ताक पर रखकर भर्ती करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर एसएफआई ने शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। एसएफआई राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि एसएफआई इसके खिलाफ कई बार ज्ञापन सौंप चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। प्रदेश के 3 जो विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो कांगड़ा के अंदर है, या टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हमीरपुर के अंदर है, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो शिमला के अंदर है, इन तीनों विश्वविद्यालयों के अंदर इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर और उससे पहले जो भर्तियां की गई है उसके अंदर जो है भारी अनियमितताएं हैं, धांधलियां उसके अंदर बरती गई है और उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। एसएफआई साफ तौर पे प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रही है, क्योंकि ये जो भर्तियां हुई है इसमें सबसे पहला जो रोस्टर सिस्टम इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, उस रोस्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन निकली है और उसके अंदर जो सीटें इन्होंने उसके अंदर निकाली है, उसमें
अलग अलग विभागों के अंदर या तो सारी सीटें रिजर्व रखी गई है या फिर सारी की सारी सीटें जो है अनरिजर्व की गई है। तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो सीटें ये इन्होंने निकाली है, इसके अंदर जो पहले ही सीटें जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर उनके साथ जो है प्लेस की गई है और उनको जो है पहले ही लिस्ट आउट किया गया है कि किस विभाग के अंदर किस जो है जनरल कैटेगरी से या वो जो है रिजर्व कैटेगरी से आना है, तो वो उस आधार पर इन्होंने जो है रिजर्व की गई है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जो इन्होंने इस भर्तियों को लेकर स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, उस स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जो विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर है या डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनको जो है नेग्लेक्ट किया गया है, उनको स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है और विदाउट नोटिफिकेशन बाहर से यूनिवर्सिटी के बाहर से जो है लोगों को स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है ताकि अपने लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती किया जाए। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट जो है इंडिविजुअल आधार पर जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई है, जिन कैंडिडेट्स ने जो है इन अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो है भर्ती के लिए उन्होंने जो अप्लाई किया था उन लोगों को जो है इसमें जो है रिजेक्ट किया गया। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं कि जो स्पेशलाइजेशन एक डिपार्टमेंट के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर होती थी उनको जो है इसके अंदर प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो केमिस्ट्री विभाग है उसके अंदर साफ तौर पे जिन लोगों की जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन है उनको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपॉइंटमेंट दी गई है। उनके पास जो पब्लिकेशन जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर उनकी पब्लिकेशन जो है जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन उसकी होनी चाहिए थी, वो जो नहीं है और उन्होंने जो इमेज डुप्लीकेशन करके या इधर उधर से कंटेंट उठाकर जो है पब्लिकेशन जो है किसी प्रीडेटरी जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन की है और उसको जो है यूनिवर्सिटी ने भी कंसिडर किया है। दूसरी तरफ जब इन तमाम अनियमितताओं को लेकर एसएफआई ने आरटीआई फाइल की, विश्वविद्यालय ने एक लाइन लिखने के लिए भी 33 दिन लगाए और 33 दिन बाद ये रिप्लाई आता है कि ये जो आप कंटेंट मांग रहे हैं ये विश्वविद्यालय के जो है वो व्यक्तिगत उसमें आता है, पर्सनल उससे कंटेंट उसके अंदर शामिल है, इसलिए हम ये सूचना नहीं दे सकते। दूसरी तरफ दूसरी आरटीआई हमने जो है इन लोगों की क्वालिफिकेशन के ऊपर लगाई, उसके ऊपर भी जो इन्होंने अपना नकारात्मक रवैया दिखाया और यूनिवर्सिटी की इन भर्तियों को लेकर जो सूचना छात्र मांगना चाह रहा है या हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग बाहर हुए हैं वो मांगना चाह रहे हैं उनको वो सूचना नहीं दी जा रही है। इसलिए आज एसएफआई इस प्रदर्शन के माध्यम से ये अपील करना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे छात्र जो मेहनत कर रहा है और आज जो बेरोजगार है और इन भर्तियों के माध्यम से वो जो है भर्ती होना चाहता था, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रदेश की सरकार अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए विश्वविद्यालय के अंदर भगवाकरण करने के लिए इन लोगों को भर्ती कर रही है जो अयोग्य हैं। कार्ड रोड से माल रोड के लिए बनी पर्यटन विभाग की लिफ्ट में हिस्सेदारी का मामला अब नगर निगम ने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से 30% हिस्सेदारी देने की गुहार लगाई है। बीते दिन मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने ये मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा व आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए लिफ्ट में हिस्सेदारी देने की मांग की। कार्ट रोड से माल रोड के लिए बनी पर्यटन विभाग की लिफ्ट में हिस्सेदारी मामले पर नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि माल रोड को कार्ट रोड से जोड़ने वाली लिफ्ट का निर्माण पर्यटन विभाग ने किया था, लेकिन इसके लिए नगर निगम ने अपनी जमीन दी थी। उन्होंने बताया कि लिफ्ट पर्यटन विकास निगम के पास है और कमाई भी उसके पास ही जाती है। ऐसे में एचपीटीडीसी और नगर निगम के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत नगर निगम को इस लिफ्ट की कमाई का 30% हिस्सा हर साल मिलता है, लेकिन पर्यटन विभाग एग्रीमेंट के मुताबिक एक भी रुपया नहीं दे रहा है, जिसके बाद निगम ने इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया ताकि निगम की आमदनी हो सके। जब लिफ्ट बनी थी तो लिफ्ट में कुछ लैंड हमारी थी, तो हमने इस शर्त पे उनको लैंड दी थी कि वो हमारे को जो भी लिफ्ट में इनकम आएगी तो उसमें से 30% हम नगर निगम को देंगे। हमारे साथ एग्रीमेंट भी बना है। तो ये मुद्दा भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि उन्होंने कहा कि ये फाइल मुझे पुट अप की जाए, जो संभव हो सकता है हम नगर निगम की हेल्प करेंगे। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी समस्या सुनी। आप देखिए कि नगर निगम को अगर ये जिस तरह का एग्रीमेंट हमारा टूरिज़्म के साथ बना है, कई बार हमने टूरिज़्म को लेटर भी लिखी है कि जो हमारे साथ आपका एग्रीमेंट बना है इसके अनुसार जो है हमें 30% जो है लिफ्ट में जो इनकम होती है उसकी खर्चा काट के उसमें से मार्क को दिया जाए। तो लेकिन अभी तक इन्होंने इस तरह का हमें जो है नहीं दिया है और मैं पुनः इनके लिए लेटर भी लिख रही हूँ। और ये जो है मैंने सीएम साहब के समक्ष भी यही मामला रखा था कि नगर निगम के पास अपने जो इनकम सोर्सेज है बहुत कम है, तो अगर हमारे को लिफ्ट से ये पैसा मिल जाता है तो हमें बहुत राहत मिलेगी।
जिला मुख्यालय ढालपुर से रामशीला जाने के लिए यात्रियों को अब ऑटो में 70 रुपए किराया देना होगा। कोरोना काल के बीच जहां आम लोग महंगाई से परेशान हैं, तो वहीं ऑटो यूनियन ने बढ़ते पेट्रोल के दामों का हवाला देकर किराए में 10% बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब शहर में ऑटो में सफर करना महंगा हो गया है। कुल्लू ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रदेश चेयरमैन और जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने कहा कि लगातार बढ़ते पेट्रोल के दामों से ऑटो चालक परेशान हैं। चालकों को मजबूर होकर किराए में 10% बढ़ोतरी करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि हिल ऑटो यूनियन भुंतर, रणपाल ऑटो यूनियन मौहल और कुल्लू के ऑटो संचालकों की मांग पर किराए में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने यात्रियों से ऑटो में सफर करने से पूर्व चालक से किराया पूछने की अपील की है। आरटीओ सर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट आए थे, मेंबर्स थे। उसमें हमने मेन मुद्दा हमारा ये था कि ऑनरशिप ट्रांसफर का था, जो कि हमारे ट्रांसफर ऑटो नहीं हो पा रहे हैं बिना आरटीए की मीटिंग के। उसके बारे में हमने चर्चा की है। और दूसरी बात ये है कि किराए की वृद्धि के लिए हमने अप्लाई किया, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने किराए में वृद्धि नहीं की थी। टैक्स यूनियन, जीपी यूनियन, बस यूनियन, ट्रक यूनियन सब ने किराए इंक्रीज किए अपने, और हमने भी ज्ञापन सौंपा है और हमने भी अपने किराए में बढ़ोतरी की है, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपये लीटर मिल रहा है हमें, जिससे हमें रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो रही है। किराए में जैसे कि हमारा जहाँ का 50 रुपये किराया था, वहाँ का हमारा 60 रुपये किराया हुआ है। 10 रुपये में वृद्धि की गई है, क्योंकि ज़्यादा बोझ हम भी सवारियों पर नहीं डालना चाहते हैं। तो सभी से निवेदन है, यात्रियों से मेरी भी, कि जिस भी ऑटो में जो भी ऑटो हायर करता है तो पहले किराया पूछ ले, उसके बाद ऑटो में बैठे, ताकि बाद में झगड़े की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि किराए में अब वृद्धि हो। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित दौलत सिंह पार्क के निचले हिस्से में लगे गंदगी के ढेर व पार्क में उगी झाड़ियां इस बात को दर्शाती हैं कि भाजपा शासित नगर निगम जो शहर के पार्कों को विकसित करने व पार्कों के सौंदर्यीकरण का दावा तो करता है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही है। पूर्व महापौर संजय चौहान ने भाजपा शासित नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए और कहा कि दौलत सिंह पार्क की दयनीय हालत देखकर उन्हें काफी दुख पहुंचा है, क्योंकि पूर्व नगर निगम ने इस पार्क के सौंदर्यीकरण में काफी पैसा खर्च किया था, लेकिन मौजूदा नगर निगम ने पूर्व नगर निगम के प्रयासों को अनदेखा करने के साथ साथ जनता के धन का भी दुरुपयोग किया है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के साथ बने दौलत सिंह पार्क के निचले हिस्से में गंदगी के लगे ढेर पर पूर्व महापौर संजय चौहान भड़क गए हैं। शनिवार को संजय चौहान पार्क में पहुंचे तो वहां पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी और लोगों से 5 रुपए एंट्री फीस वसूली जा रही थी, जिस पर उन्होंने नगर निगम से पहले पार्क की दशा सुधारने की नसीहत दी। संजय चौहान ने कहा कि उनके कार्यकाल में इस पार्क की स्थिति को सुधारा गया था, लेकिन आज पार्क में चारों तरफ गंदगी और झाड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि पार्क में एंट्री के लिए नगर निगम लोगों से 5 रुपए वसूल रहा है, जबकि यह शहर के सबसे पॉश एरिया का पार्क है, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ ही बाहरी राज्यों से पर्यटक भी आते हैं, लेकिन निगम ने इसे जंगल जैसा बना दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस पार्क के सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे, वहीं अब इस पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर लगने के साथ ही जगह जगह झाड़ियां उगी हुई हैं, जिसे नगर निगम साफ करने की सहमत नहीं उठा रहा है। उन्होंने नगर निगम को 1 सप्ताह के भीतर इसकी साफ सफाई करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर पार्क की दशा नहीं सुधारी गई तो वह शहर की जनता के साथ यहां पर धरने पर बैठ जाएंगे। और ये पार्क काफ़ी समय से जो है काफ़ी मशहूर जो है ये शहर के अंदर रहा है, परंतु पिछले कुछ समय से ये किसी कारण से बंद था और इसको हमने जो है पूर्व में दौलत सिंह पार्क और ये जो माल रोड के ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसके तहत जो है उस प्रोजेक्ट के तहत इसको जो है वो इसका जीर्णोद्धार किया गया था। और आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार की गंदगी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से गंदगी यहाँ पर है, झाड़ियाँ यहाँ पर है, बिच्छू बुट्टी यहाँ पर है। ये पार्क ना होकर जो शहर का वर्स्ट हिस्सा जो है आज जंगल की तरह जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इसको जो है बर्बाद करके रख दिया है। और जो इसके अंदर लाखों रुपया जो खर्च किया गया वो पूरी तरह से जो मौजूदा नगर निगम है उसने जो है इसको इग्नोर करके जो है पूरी तरह से वो बर्बाद किया है। ये पैसा जो है शहर की जनता का पैसा था और इसको जो है जो शिमला शहर एक ऐतिहासिक शहर है, जो एक पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, जिस तरीके से इसको विकसित किया गया था पूर्व नगर निगम के द्वारा, आज उसको पूरी तरह से जो मौजूदा भाजपा की नगर निगम उसने तहस नहस किया। और आज मुझे
इस शहर का शहरवासी होने के नाते और जो जनता ने मुझे 5 साल जो अवसर प्रदान किया था कि शहर का जो विकास किया जाए, इसको जो है बेहतर बनाया जाए, जो हमारे प्रयास थे आज पूरी तरह से मौजूदा नगर निगम ने उसको जो है बर्बाद करके रख दिया है। तो मैं इस पार्क को दयनीय हालत को देखकर जो है बहुत ही आज मुझे दुख हुआ है, खेद हुआ है कि जो मौजूदा नगर निगम है वो केवल मात्र शहर के विकास को छोड़कर जो है, जो शहर की जनता की संपत्तियां हैं, वो चाहे टाउन हॉल है, चाहे पार्क है, चाहे हमारा जो पार्क कैफ़े है, चाहे बुक कैफ़े, इनको जो है केवल मात्र बेचने का काम कर रही है। तो मैं आज आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ नगर निगम शिमला से कि वो यहाँ पर ध्यान दे, इस पार्क को जो है विकसित करे। और ये जो यहाँ पर आज पर्ची काटने का काम है, मुझे पता चला है ऊपर जो है 5 रुपये वो लिए जाते थे, आज मुझे पता चला कि नीचे भी जो है यहाँ पर एक कर्मचारी है, ये जो है 5 रुपये की पर्ची काट रहे। ये सरासर जो है शहर की जनता और पर्यटकों के साथ जो है धोखा नगर निगम कर रहा है, क्योंकि आप बिच्छू बुट्टी दिखाने के लिए, आप झाड़ी गंदगी दिखाने के लिए और जो यहाँ पर कूड़ा पड़ा है इसको दिखाने के लिए आप जो है इस तरह की लूट जो है जनता से कर रहे हैं। बिल्कुल भी कतई भी जो है वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। बता दें रिज मैदान पर मशहूर दौलत सिंह पार्क है और इसका एक हिस्सा माल रोड के साथ लगता है, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक घूमने आते हैं। यहां पर 5 रुपए की एंट्री फीस नगर निगम द्वारा वसूली जाती है, लेकिन नगर निगम इस पार्क का सही से देखरेख नहीं कर रही है, जिससे निचले वाले हिस्से में बैठना भी मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के 77वें जन्म दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं दी और कहा कि आपका स्नेह, आशीष व मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे। वहीं उन्होंने ईश्वर से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की भी कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जन्म दिवस पर हमीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार पूर्व मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी गांधी चौक पर रक्तदान शिविर लगाया गया। भाजयुमो व एम.के. भारद्वाज संस्था के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अजय रिंटू सहित जिला भर से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य व लंबी आयु की कामना करते हुए रक्तदान करने वाले युवाओं का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इसीलिए सभी को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने देश व प्रदेश की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और उनके द्वारा प्रदेश में करवाए गए सड़कों के विकास के चलते उन्हें सड़क वाले मुख्यमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का आज जन्मदिन है। पूरे हिमाचल में पूरे गर्म जोशी से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमीरपुर गांधी चौक में भी हमारे जो एम.के. भारद्वाज, इनकी संस्था और हमारे युवा मोर्चा के साथी सब जुड़कर ये धूमल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान कर रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। धूमल जी ने जहाँ हिमाचल की 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सेवा की है और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। चाहे उनको सड़कों वाला मुख्यमंत्री किया जाए, कहे जाए, किसान का मसीहा कहा जाए, चाहे बिजली वाला मुख्यमंत्री कहा जाए, हर वर्ग के लिए माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने हिमाचल के लिए कुछ न कुछ हर वर्ग के लिए किया है। इसलिए उनके जन्मदिन पर जो आज ये रक्तदान किया है, मैं एक संस्था को, इन बच्चों को जिन्होंने अपना खून दान दिया है, मैं इनका बहुत बहुत दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा पुण्य काम इन्होंने किया है। वहीं जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है और वह कहते हैं कि राजनीति सत्ता सुख भोगने का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का मार्गदर्शन, नेतृत्व व आशीर्वाद जनता को मिलता रहे, ऐसी वह कामना करते हैं। धूमल जी कहते हैं राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सत्ता भोगने का साधन नहीं है, बल्कि
सेवा करने का साधन है, समाज सेवा का साधन है। इसी सूत्र को हम अपना लक्ष्य बना के आगे बढ़ेंगे सभी कार्यकर्ता, और आने वाले समय में धूमल जी का मार्गदर्शन, धूमल जी का नेतृत्व और धूमल जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना कि उन्हें लंबी आयु, उचित स्वास्थ्य और उनका आशीर्वाद हमें आगे प्रदान करते रहें और इस प्रदेश को उनका मार्गदर्शन मिले, उनका नेतृत्व मिले। धन्यवाद। एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने क्षेत्र की तमाम जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की इस जंग में स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग खुद आगे आएं और कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए किसी भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन करें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करें। जहाँ भी कहीं कोई पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो हम लाइन लिस्टिंग करके या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके वहाँ पे सैंपल्स के लिए जो कोविड सैंपल्स होते हैं वो लोगों के वहाँ पे लेते हैं। ऐसा देखने में आया कि कुछ लोग इसमें आनाकानी कर रहे हैं, तो ये आनाकानी करना जो है वो सही नहीं है। सैंपल देना क्योंकि एपिडेमिक एक्ट है या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत वो बाध्य हैं ऐसे केसेस में, अगर वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आते हैं तो सैंपल देने के लिए। क्योंकि ये महामारी है, पेंडेमिक है, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत या एपिडेमिक एक्ट के तहत जो भी निर्देश जारी किए हैं उनकी पालना करना सभी नागरिकों की ड्यूटी बन जाती है। तो जहाँ भी हेल्थ के हमारे लोग जो है कहीं सैंपल लेने जाते हैं तो उनका पूर्ण सहयोग करें। ये जो स्टेप्स हैं ये लोगों की ही सेफ्टी के लिए हैं, ताकि किसी भी तरह से जो केसेस आ रहे हैं वो जो है कम्युनिटी में ना फैले। और अभी जैसे मैं बता भी रहा हूँ कि पिछले कल भी एक हमारे यहाँ कुलमी में एक डेथ हुई है कोविड पॉजिटिव पेशेंट की। तो कई केसेस में जो है इसके गंभीर परिणाम होते हैं जब ये कोविड कोई पॉजिटिव हो जाता है। और इसके अतिरिक्त ये भी आप लोगों के माध्यम से वो करना चाहूँगा कि जो भी एलिजिबल लोग हैं वो अपनी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हमारे संस्थान जो है उनमें दिन फिक्स किए गए हैं, अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरह से दिन है, चाहे वो पीएचसी हैं, सब सेंटर्स हैं हमारे, या जो है सीएचसी दुमंडल है। जो सरकार द्वारा टारगेट निर्धारित किए गए हैं उस टारगेट की बनिस्बत कम लोग जो है अभी वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहे हैं, तो उससे जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव धीमी पड़ रही है। तो ये आग्रह है कि सभी लोग स्वेच्छा से वहाँ पे पहुँचें, और अगर कोई कोविन ऐप पे खुद रजिस्टर नहीं कर पाता है मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, तो ये भी सुविधा हमने दी है वहाँ पे कि मौका पे पहुँच के ही उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये आग्रह जो है मेरा सभी लोगों से है। राजधानी शिमला में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार और जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं घाट रोड से माल रोड को जोड़ने वाली HPTDC की लिफ्ट को भी पर्यटन विभाग द्वारा एहतियातन 30 मिनट की अवधि में सैनिटाइज किया जा रहा है। लिफ्ट मैनेजर गुरुदेव ठाकुर ने बताया कि एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पर्यटन विभाग लोगों को मास्क लगाने के प्रति व सामाजिक दूरी के नियम की पालना करने के लिए जागरूक कर रहा है। साथ ही लिफ्ट को भी हर आधे घंटे के अंतराल पर सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे पहले भी हम पिछले जुलाई से चला रहे हैं इस लिफ्ट को, लेकिन प्रॉपर सैनिटाइजिंग के साथ और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चला रहे हैं। कई बार वीकेंड में ज़्यादा रश होता है तो मतलब काफ़ी लोग आते हैं, तब भी हम प्रॉपरली उनके साथ बिहेव करते हैं और साथ में आराम से भेजते हैं, मतलब कम से कम ज़्यादा लोग ना हो। बदलते वक्त के साथ साथ लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। सब कुछ हाईटेक हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने वक्त में लोग समय देखने के लिए धूप घड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च की दीवार पर आज भी धूप घड़ी मौजूद है, जो आधुनिक घड़ियों की तरह ही बिल्कुल सही समय बताती है। वक्त के साथ साथ मनुष्य आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका है और कई चीजें बदल चुकी है। क्या आप जानते हैं पुराने समय में घड़ियां नहीं होती थी तो समय का अनुमान कैसे लगाया जाता होगा? दरअसल कई वर्षों पूर्व लोग धूप घड़ियों की मदद से समय का अनुमान लगाया करते थे।
ब्रिटिश काल में बसे शिमला शहर में ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च की दीवार पर भी ऐसी ही घड़ी लगी है। ये उस समय से यहाँ लगी है जब क्राइस्ट चर्च का रिज मैदान पर निर्माण हुआ था। अर्धगोलाकार इस घड़ी में केवल एक ही सुई है और रोमन अंकों में गिनती भी लिखी गई है। छाया पड़ने के आधार पर ही समय का अनुमान लगाया जाता था, लेकिन जब आसमान में बादल हों तो समय देखना मुश्किल भी होता था। चर्च के पादरी सोहन लाल ने बताया कि इस धूप घड़ी में अभी भी समय देखा जा सकता है, जो आज के युग की घड़ियों के अनुसार बिल्कुल सही समय बताती है। जो बिल्डिंग है, ये जो क्राइस्ट स्कूल की बिल्डिंग है चर्च के साथ में, ये बिल्डिंग 1899 में बनी है और उसी समय ये घड़ी भी जो गेट पे लगी है, ये पत्थर के ऊपर कार्व करके और उसमें सुई लगी है। इसे सन क्लॉक कहा जाता है कि जो सूरज की किरणें जब इस पे पड़ती है, जो छाया अल्फाबेट पे पड़ेगी तो वो टाइम दर्शाती है, और जैसे जैसे सूरज घूमता जाता है वैसे वैसे इसकी जो छाया वो बढ़ती या घटती है, जिसके द्वारा हम सुबह का मॉर्निंग टाइम और आफ्टरनून टाइम जो है वो देख सकते हैं। और बिल्कुल ये सही करेक्ट, चाहे आप अपनी घड़ी के साथ इसका टाइम मैच करो, आज भी ये बिल्कुल सही टाइम देती है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी के साथ चलती है। क्योंकि सूरज टाइम के अनुसार जैसे जैसे मूव करता है वैसे ही इसकी छाया जो है उसको टाइम दर्शाती है और वो बिल्कुल वैसे ही चलती जाती है और अभी तक ठीक चल रही है। शिमला में लोगों को घुड़सवारी करवाकर घर परिवार चला रहे घोड़ा मालिकों का कहना है कि वे कोविड की मार अभी तक झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से उनका कारोबार ठप पड़ा था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इस साल उनका कारोबार पटरी पर लौट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मालिकों ने कहा कि इस वर्ष भी उनका कारोबार अच्छा नहीं है, जिस कारण जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो चला है। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर आर्थिक मंदी की मार पड़ी है। सबसे ज्यादा छोटे कारोबारी प्रभावित हुए हैं। वहीं शिमला में रिज मैदान पर लोगों को घुड़सवारी करवाकर अपना जीवन यापन कर रहे घोड़ा मालिक अभी भी इस आर्थिक संकट से बाहर न निकल पाने की बात कर रहे हैं। घोड़ा मालिकों का कहना है कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण उनका कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है। घोड़ों को चारा तक देना भी मुश्किल हो गया था और अभी तक सब कुछ सामान्य नहीं हो पाया है। इनका कहना है कि शिमला में पर्यटक आ तो रहे हैं, लेकिन आमदनी न के बराबर है और यदि दोबारा लॉकडाउन लगता है तो उनकी आर्थिकी पर और ज्यादा असर पड़ेगा। अभी तक तो कारोबार को कोई पटड़ी पर नहीं आया है और इसका दोबारा लॉकडाउन लगने की संभावना भी लग रही है। इतने मरीज आ रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, तो कितने कितने केसेज आ रहे हैं रोज के। डर तो है ये, पर अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है। सैनिटाइजर अपने साथ रखो, मास्क लगाओ, तो बहुत जरूरी है जब तक इस बीमारी का कंट्रोल पूरा ना हो। पटरी पे कारोबार में बहुत मंदा जा रहा है। ठीक है जी, ये सर 3-4 दिन तो ऐसे हो गए, हम 2-3 चक्कर लगा के शाम को अपने घर जा रहे हैं। घोड़े का खर्चा भी निकालना मुश्किल हो रहा है 3-4 दिनों से। अब परसों मीटिंग थी, पता नहीं मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, नाइट कल फुल लग रहा है नहीं लग रहा है ये पता नहीं चला सर अभी। हाँ जी, तो काफ़ी जो है हमारे कारोबार पे काफ़ी फर्क पड़ रहा है। क्या कोई समस्या है, कोई मांग है? समस्या तो सर बहुत सारी है, पर आप मांग क्या करें। कोविड की वजह से लोग डरे हुए हैं जी, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं कोविड की वजह से। घर के अभी किसी ने 1 राउंड लगाया, किसी ने 2 राउंड लगाया, इतना नहीं है काम जितना चलना चाहिए। जो 1 दिन होते हैं काम के, 3 दिनों में काम नहीं है। अभी देखो आपके सामने है, किसी ने 2 राउंड, किसी ने 3 राउंड। जिला कांगड़ा के इंदौरा जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगत को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई स्वीकृति के बाद क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। बता दें कि इस फैसले से गंगत व आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। गंगत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुख्यमंत्री द्वारा सिविल अस्पताल बनाने के फैसले को लेकर क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ इस खुशी का इजहार किया। बता दें कि स्थानीय विधायिका रीता धीमान ने जनता को स्वास्थ्य संबंधी आ रही समस्या को गंभीरता से निहारते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने की पुरजोर
वकालत की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में 50 बेड का सिविल अस्पताल बनाने के लिए अमली जामा पहना दिया है। गंगत पंचायत प्रधान सुरेंद्र भल्ला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व स्थानीय विधायिका रीता धीमान का धन्यवाद किया और कहा कि जनता की पुरजोर मांग पर और रीता धीमान के अथक प्रयासों से गंगत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल का दर्जा मिला है। हमारी इलाके की बहुत मांग थी कि हमारे लिए जब भी कोई आदमी बीमार होता था नूरपुर जाना पड़ता था। हमने हमारी जनता ने विधायक महोदय से मांग की थी कि गंगत हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए ताकि हमें किसी तरह की मुश्किल नहीं आनी चाहिए। वहीं प्रदेश महिला बोर्ड कल्याण की सदस्य शैलजा पठानिया ने कहा कि जनता की काफी समय से मांग थी कि गंगत जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसे सिविल अस्पताल का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि विधायक रीता धीमान के अथक प्रयासों से आज गंगत को सिविल अस्पताल का दर्जा मिला है, जिससे जनता में खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि पहले जनता को इलाज के लिए नूरपुर, टांडा या पठानकोट जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। ये तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी काफ़ी लंबे समय से जो ये मांग थी हॉस्पिटल वाली वो पूरी की है। और इसके लिए जो प्रयास किया है वो हमारी माननीय विधायिका श्रीमती रीता धीमान जी के प्रयासों से ये काम जो है वो सफल हुआ है कि हमारी मांग जो है वो पूरी हुई है। और इसके लिए हम सब वो सारे बधाई के पात्र हैं। बीमार हो जाता है तो हमें उसके लिए पठानकोट जाना पड़ता था या टांडा भेज देते थे, यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं थी। और अब जो है हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी और काफ़ी सारे डॉक्टर भी जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगे और लोगों को परेशानी का सामना जो है वो नहीं। नोफल वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी ने सामाजिक भलाई के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कांगड़ा में 4 गरीब लड़कियों की शादी के लिए राशन भेंटकर एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। नोफल संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि संस्था पिछले कई वर्षों से समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए आगे रहती है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल के समीप मरीजों और तीमारदारों के लिए भी संस्था द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है, जहां तीनों वक्त के भोजन की व्यवस्था की गई है। काफी समय से ये कहता आया हूँ कि हम लोग निरंतर लड़कियों की जो शादियां हैं वो कराते हैं और लड़कियों की शादियों की धाम भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए सिलाई मशीनें देते हैं और भी बहुत से कार्य हैं जो हमारी संस्था इस टाइम पे कर रही है। लेकिन हमने ये कार्य गुरु नानक के घर से शुरू किया और कल हमने जो है यहाँ से 4 लड़कियों की शादियों की धाम दी है, जो कि कल कांगड़ा उनके घर तक पहुँचाई गई है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।